मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया मैम लैपटॉप। वॉइस एंड स्क्रीन दोनों ही नहीं आ रही ना। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? वेट करो, मैं मैडम से फोन कर रहा हूँ, वेट करो। हाँ एक्चुअली में आपने ऐसे तो वेट करो प्लीज स्टूडेंट्स, मैडम ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। हाँ जी ठीक है, ओके बेटा शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है ठीक है। तो हम आप बता रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कोई ना कोई प्रोफेशनल बॉडी इशू करती है या गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, या अदर रेगुलेटरी बॉडी, कोई ना कोई जिस भी कंट्री में जैसा सिस्टम बना होता है कोई ना कोई उनकी या तो प्रोफेशनल बॉडी इशू करती है या गवर्नमेंट इशू करती है या रेगुलेटरी बॉडी। तो देखिए क्योंकि आपके इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है। तो ज्यादातर बच्चे ना प्रोफेशनल बॉडी लिख के आ जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। तो आपने ऑल ऑफ दीज लिखना है,
प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी भी इशू कर सकती है। मैं बार बार ये चीजें रिपीट कर रही हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी भी इशू कर सकती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और रेगुलेटरी बॉडीज भी इशू कर सकती हैं। लेकिन अब अगर आपसे ये स्पेसिफिकली पूछा जाए कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, तो हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नड होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से। यूएस में अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहां पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए आपने सुना भी होगा, यूएसए की है। कुछ लोग सीएमए करने के बाद सीपीए भी करते हैं जिन्होंने बाहर जाने के लिए सोचा होता है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उन्होंने वो यूएस में रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, FASB, ये सब नाम याद कर लो अच्छी तरह से। FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक बॉडी है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। तो यहां से ये बात दिमाग में रखो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनने शुरू हुए हैं और काफी स्टैंडर्ड बने भी हुए हैं। तो अब किसी भी कंट्री में, जैसे मान लो आपको इंडिया में अपना देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपको सिर्फ इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं देखना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखना है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए हुए हैं। जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है वहां इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंड करता है, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा पीछे हो जाता है। तो डोमिनेट हमेशा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन तक अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डंप हो जाएं और सिर्फ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलें। पर अभी तक ऐसा नहीं है, हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और हर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है। लेकिन जब भी हम कोई अपने इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना शुरू करते हैं, कोई भी देश शुरू करेगा, तो वो पहले उससे मिलते जुलते इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखेगा, तभी बनाना है ताकि कॉन्ट्राडिक्शन दोनों में ना आए। These standards basically deal with accounting treatment of business transactions. अब standards का मतलब क्या है कि आपने अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है और डिस्क्लोजर कैसे करना है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने का। In India, the accounting standards for non-corporate entities, including small and medium-sized entities, are issued by Accounting Standard Board of Institute of Chartered Accountant of India. देखिए बच्चे, हमेशा ये तो फर्क रहता ही है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो और जो छोटी कंपनीज होती हैं, दोनों के पास रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा फर्क होता है। और बड़ी कंपनीज के जो अकाउंट्स होते हैं वो बड़े लेवल पे इशू होते हैं, लेकिन स्मॉल कंपनीज के जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस जो होते हैं, उनके लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, जो किसने बनाए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन इन्होंने छोटी एंटरप्राइजेस के लिए थोड़े से अलग से स्टैंडर्ड बनाए हैं। टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन गैप। देखिए, पर्पस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का एक ही होता है, क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी आए। किसमें यूनिफॉर्मिटी आए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और आपके जो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारी, ठीक है, उनको उनके हिसाब से हमारे काम होते चले जाएं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। और ये सब इसीलिए किया जाता है कि किसी भी यूजर ने अगर देखनी है स्टेटमेंट, उसको समझ आ जाए, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। हाउएवर, इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, the accounting standards notified by MCA are applicable. अब कुछ स्टैंडर्ड्स, MCA क्या है हमारा? बोलिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये नोटिफाइड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और
इनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स नोटिफाई होते हैं वो बड़ी कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड ईदर इन रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट और मे बी नोटिफाइड बाय ICAI और MCA। अब जो भी स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरी होता है सबके लिए, उसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, किस डेट से अप्लाई करना है, कब से वो मैंडेटरी होगा। एक या तो आप वो डेट देखोगे जो उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी जो स्टैंडर्ड रिटर्न, अभी हमने पढ़ा था ना कि एवरी स्टैंडर्ड इज ए रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये वर्ड याद रखना। तो उस डॉक्यूमेंट को, जिस डेट को वो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, या तो उस डेट से वो स्टैंडर्ड आपका अप्लाई हो जाएगा, या अगर ICAI या MCA ने उसको नोटिफाई बाद में किया, अप्रूव वो पहले हो गया और नोटिफाई बाद में किया, आपका रिजल्ट आ गया 10 तारीख को लेकिन इशू हुआ 15 को, तो फिर 15 वाली डेट मानी जाती है। अगर कोई स्टैंडर्ड का जो है वो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बाद में नोटिफाई किया है तो नोटिफिकेशन की डेट ली जाएगी। अदरवाइज जिस डेट को वो लिखा गया है डॉक्यूमेंट, उस डेट को वो डेट ली जाएगी। It may be noted that MCA also issue accounting standard for companies. MCA भी issue करता है accounting standards based on the recommendations made by ICAI. अब issue तो किसने करने हैं, MCA ने issue करने हैं accounting standard, लेकिन recommendation उसने भी किसकी माननी है, ICAI की, यानी कि Institute of Chartered Accountant of India की। Accordingly, MCA notifies such accounting standards, wide companies accounting standard rules and amendment thereto applicable for companies including small and medium sized companies to whom Indian accounting standards are not applicable. अगर MCA ने कोई accounting standard issue कर दिया, ठीक है, किसके अंडर, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के अंडर, या उसमें कोई अमेंडमेंट कर दी, तो वो स्टैंडर्ड सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बड़ी कंपनीज हैं चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैं। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बनाता है स्टैंडर्ड्स, वो वाले स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर होगी? Yes, लेकिन अगर MCA ने कोई स्टैंडर्ड नोटिफाई कर दिया तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल कंपनी है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, चाहे मीडियम साइज है। क्लियर? yes, ma'am. बड़े ध्यान से करना है ये चैप्टर आपने, और 20 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ध्यान से। अब आगे मैं बुलाऊंगी आप में से रमन, आपने किया आज रीडिंग? रमन आप करिए, करिए आप कन्वर्जेंस टू इंडियन। Convergence to Indian Accounting Standard, Applicability and Scope. In the context of financial accounting and reporting, convergence refers to the process of harmonizing the accounting standards issued by various regulatory bodies of different countries of the world. It refers to the goal of establishing a single set of high-quality accounting standards that will be used internationally, and in particular, the effort to reduce differences between the local generally accepted accounting practice and international financial reporting standards. IFRS are a set of accounting standards developed by the International Accounting Reporting Standards. Standard boards, International Accounting Standard Board. These are the global standard for the preparation of public company financial statement. The objective of the convergence exercise is to produce a common set of high-quality accounting standards to enhance the consistency, comparability, and efficiency of financial statements. There are two aspects of the concept of convergence of accounting standards. International level convergence. It is the process within which the International Accounting Standard Board and national standard setters converge their respective accounting standards into one global set of accounting regulations. This concept of a single global comprehensive set of accounting standards is a conceptual idea.
It would help to ensure the compatibility of financial statements. Further, it would allow companies to enjoy a lower cost of capital as a result of their financial statements being more readily comprehended and understood. A single set of accounting standards would also ensure lower barriers to the free movement of accountants in business across jurisdictions. National level convergence. This involves the adoption of the International Accounting Standards as national GAAP. For example, the Institute of Chartered Accountants of India has converged its accounting standards with those of the IASB. The two aspects are clearly intertwined. The IASB works with the national standard setting body in one country to converge IFRS and local generally accepted accounting practices, which has implications for the convergence of local GAAP in another country with IAS. In the Indian context, convergence means that the Indian accounting standards and the international financial reporting standards would over time continue working together to develop high quality compatible accounting standards. It would be worth noting here that conceptually convergence of accounting standards is different from that of adoption of accounting standards, which means full-fledged use of IFRS are issued by the IASB by the Indian public companies. The Indian accounting standards, as notified under Section 133 of the Companies Act 2013, have been formulated keeping the Indian economic and legal environment in view and with a view to converge with IFRS standards as issued by the IFRS Foundation. यस देखो बच्चे, पहले तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लो कि एक होती है नेशनल बॉडी, जैसे अभी हमने पढ़ा था यूएस की बॉडी और इंडिया की बॉडी, और एक होती है इंटरनेशनल बॉडी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। अब हमने करना है कन्वर्जेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप। अब कन्वर्जेंस क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, convergence refers to the process of harmonizing the accounting standards issued by various regulatory bodies of different countries of the world. Harmonizing, यहाँ पर जो word जो फोकस कर रहा है पूरी लाइन में वो है हार्मोनाइजिंग। हार्मोनाइजिंग क्या कहता है यहाँ पर? वो कहता है कि हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। वो ये कहता है कि यहाँ पर कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि अगर आप कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने जा रहे हो, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, तो आपको उसको हार्मोनाइज करना है, यानी कि आपने पहले देखना है कि बाकी कंट्रीज में या इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये स्टैंडर्ड पहले से इशू हुआ है या इससे रिलेटेड कोई पॉलिसीज बनी हुई हैं, तो हम उनको पहले अपने दिमाग में रख लें, अपने मैप में, रोड मैप में रख लें, ताकि हम कोई ऐसी चीज ना करें कि जो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाए। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक घर का एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे आप लोग अपने घर में कोई फंक्शन रखते हो, तो पहले अपने सगे संबंधी जो बहुत क्लोज भाई बहन होते हैं, हम उनसे फोन करके पूछते हैं कि भाई ये डेट बन रही है, हम बुक कर ले, कोई आपको दिक्कत तो नहीं, आप आ जाओगे ना, आप अवेलेबल रहोगे ना? ऐसा होता है। या कोई आपका रिश्तेदार सगा भाई बहन बाहर रहता है, आउट ऑफ द कंट्री रहता है, तो हम उससे भी पूछते हैं भाई ये डेट फिक्स हो रही है, कर लें हम, ताकि वो अवेलेबल रहें आपके साथ। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ जी, होता है ना। तो यहाँ भी वही चीज है, आपने कोई स्टैंडर्ड इशू करना है तो कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि आप देख लो कहीं पहले ऐसा कोई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है, या क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन है, हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारा कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में ना आ जाए। इट रेफर्स टू द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका गोल एक ही है कि जितने भी स्टैंडर्ड बने, सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक ही सेट बने। ऐसे ना हो कि बहुत सारे, सबकी अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग हो जाएगा सभी देशों का, तो फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे होएगी?
भाई बहन में भी यही होता है। अगर हम लोग आपस में ऐसे करें कि अपनी अपनी डबली, हाँ ठीक है तुमने आना है तो आ जाना जी, हमने तो डेट फिक्स कर दी, तो फिर वहां पर कन्वर्जेंस नहीं होगी, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ भी वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि हर कंट्री अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बनाती रहे और इंटरनेशनल बोर्ड अपने हिसाब से बनाता रहे, सब अलग अलग हो और हम बैठे रहे, फिर तो क्या क्या होगा, फिर होगा कोई कुछ रिजल्ट निकलेगा उसका? फिर आपके एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आएंगे? सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा ना फिर। दैट विल बी इंटरनेशनली यूज्ड, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे उसको यूज कर सके। सिर्फ एक कंपनी ने या एक देश ने उसको यूज नहीं करना है। And in a particular, the efforts to reduce differences between local generally accepted accounting practices. और दूसरा ये है कि जो हमारी लोकल प्रैक्टिसेस हैं, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उसके साथ भी हमारे स्टैंडर्ड का डिफरेंस ना हो, उसके साथ भी वो कंपैटिबल हो। तो सारी चीजों को ध्यान में रख के स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा है स्टैंडर्ड बनाना आसान है, कि हमने तो ये कह दिया ऐसे करना है और हो गया बस बात काम। तो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, जो कि अगर हमारा कोई कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करती है, तो उसको अपनी रिपोर्ट्स इशू करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के लिए आईएफआरएस का फॉलो करना जरूरी है। आईएफआरएस आर सेट है क्या? अब आईएफआरएस देखो ध्यान से पढ़ो, आपसे पूछा जाए भाई आईएफआरएस क्या है, आप बताइए, आप सीएम में हो तो बताइए आईएफआरएस क्या है। IFRS are the set of accounting standards developed by International Accounting Standard Board. ये बात याद रख लो, IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और डेवलप किसने किए हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। बहुत आसान है याद करना, IASB। AS क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, B मतलब बोर्ड, I मतलब इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया के साथ तो उसने IND लगा ही दिया, इसलिए आसान है आपको डिफरेंशिएट करना भी। IND लिखा हो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। Yes. ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपका, मैं बता दूं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे भी आएंगे आपके फाइनल में भी। कुछ स्टैंडर्ड इंटर में दिए गए हैं, कुछ फाइनल में दिए गए हैं, तो बेस पता होना बहुत जरूरी है आपको। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिना आज की डेट में आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। दीज आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, ये क्या है? हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। किस लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस तो एक ही है, चाहे वो आपके लोकल है या फिर इंटरनेशनल है, कि प्रिपरेशन ऑफ पब्लिक कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है और उनको प्रेजेंट किस तरह से करना है। एक ही पर्पस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वर्जेंस एक्सरसाइज। अब कन्वर्जेंस एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है? मैं एक स्टैंडर्ड बनाने जा रही हूँ इंडिया में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या MCA मिलके पहले आपस में वो ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि अब बाकी देशों में ऐसा स्टैंडर्ड अगर चल रहा है, सबसे पहले हम चेक करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में अगर उससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड है तो उसके रूल्स को पढ़ते हैं। फिर किसी दूसरे देशों में, खासकर जहाँ हमारे लोगों का बिजनेस ज्यादा चलता है, उनसे देखते हैं, तो तब जाके फिर हम उससे, इंटरनेशनल क्या हो गया? हमारे घर का बड़ा हो गया, समझ लो। शादी करनी है, हम घर के बड़े से पूछते हैं भाई ये डेट फिक्स कर ले, बड़े से एक्सेप्टेंस ले ली, फिर बाकी भाई बहन, बाकी देश हमारे भाई बहन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वर्जेंस एक्सरसाइज का एक ही है कि प्रोड्यूस ए कॉमन सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेम तरह के स्टैंडर्ड हों हमारे और हाई क्वालिटी के हों, टू एनहांस द कंसिस्टेंसी। पर्पस एक ही होता है अकाउंटिंग का, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये तीनों वर्ड अपने मतलब कहते हैं ना, घोल के पी जाओ, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अब ग्लोबल लेवल पे भी अगर हमें ये चीजें चाहिए तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस के दो कंसेप्ट हैं, टू एस्पेक्ट हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वर्जेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला है इंटरनेशनल लेवल, दूसरा है नेशनल लेवल। दो एस्पेक्ट वही हैं जो मैंने आपको बोल दिया, एक इंटरनेशनल लेवल को हमने देखना है, एक नेशनल को देखना है। क्लियर हो गई ये चीज?
अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? इट इज द प्रोसेस विद इन विच इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स हर देश का अलग होता है। अभी हमने पढ़ा था गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है, और हमारे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, कुछ हमारा एमसीए बनाता है, ठीक है। तो और जो छोटे बिजनेस के लिए है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। तो वो सब जो सेटर होते हैं, नेशनल सेटर्स होते हैं, ठीक है, कन्वर्ज देयर रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, कन्वर्ज करें इनटू वन ग्लोबल सेट ऑफ अकाउंटिंग रेगुलेशंस, ताकि अगर कहीं जरूरी नहीं बनाने से पहले, बनाने के अगर बन गया फिर भी आप देख सकते हो कि कहीं कोई दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसको हटा देते हैं। समझ आई आपको ये बात कि नहीं आई? This concept of a single global comprehensive set of accounting standard is a conceptual ideal. तो ये आपको कंसेप्ट है, आपको ये लेके चलना है कि आने वाले टाइम में हमें सिंगल सेट पे काम करना पड़ेगा, सिंगल ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि अलग अलग ना हो। इट वुड हेल्प टू इंश्योर द, फिर वही बात आ गई ना जो अभी मैंने बोला था, कंसिस्टेंसी, कंपेयरेबिलिटी। तो मेन जो है हमारा कंपेयरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Further, it would allow companies to enjoy a lower cost of capital as a result of their financial statement being more readily comprehended and understood. अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल की बनी हुई है तो आप कहीं से भी लो कॉस्ट पे कैपिटल ले सकते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे, अपने देश में नहीं मिलेंगे कहीं और मिल जाएंगे, क्योंकि जहां से भी पैसे लेने जाओगे आप अपने काम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, वो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी को देखेगा। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयरेबल होगी तो आप कहीं से भी लोन ले सकते हो, जरूरी थोड़ा ना अपने ही देश से। अगर मुझे लग रहा है हम अपने देश में भी लोन लेते हुए कितने बैंकों को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम बाहर से भी कंपेयर करेंगे तो हम तो और बढ़िया रहेंगे। अगर हमें सस्ता लोन बाहर से मिल रहा है तो बाहर से ले लो, लेकिन वो मिलेगा तभी अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, कंपेयरेबल होगी, और उसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम किया होगा आपने। समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ रहा है? घुस रहा है दिमाग में सबके या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, हाँ, yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और 20 मार्क्स तभी मिलेंगे आपको। हर चीज को समझने की कोशिश करो। A single set of accounting standards would also ensure lower barriers to the free movement of accountants in business across jurisdictions. अब एक और क्या फायदा है, अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है तो आप एज ए अकाउंटेंट, अब देखो इंडिया के बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, कोई सीपीए कर रहा होता है, कोई एसीसीए कर रहा है, मैं काफी चीजों को पढ़ाती हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल की भी एसीसीए भी पढ़ा रही हूँ। सीपीए करते हैं लोग, अमेरिका जाना है सीपीए कर रहे हैं जी, यूके जाना है एसीसीए कर रहे हैं जी। क्यों कर रहे हैं? अगर आपका ही वहां पर जाकर वो, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब आप सीएमए पूरी कर लोगे उसके बाद आप बाहर जाना चाहते हो, आप एसीसीए करना चाहते हो, आप सीएम में करना चाहते हो, और सीपीए करना चाहते हो, तो आपके बहुत सारे पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो अब आपके बैरियर लो हो गए ना बाहर जाने के लिए, मूवमेंट हो जाएगी अकाउंटेंट्स की, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड सेम है, उनको पता है भाई इतनी चीजें तो इसको पता ही है अगर इसने सीएम में की हुई है तो। समझ आई आपको ये बात या नहीं आई? Yes, ma'am. तो आप खुद एज ए प्रोफेशनल वहां एक्सेप्टेड किए जाते हो, भाई हाँ ठीक है ये बंदा ये चीज करके आया है, इतना इसको पता है, तो आप वहां भी जाके काम कर सकते हो, एज ए अकाउंटेंट जॉब आपको मिल जाएगी। समझ आई ये बात? हाँ जी। यस मैम। अब आता है नेशनल लेवल कन्वर्जेंस। नेशनल लेवल कन्वर्जेंस क्या है? ये तो था इंटरनेशनल लेवल का। दूसरा एस्पेक्ट है नेशनल लेवल। दिस इन्वॉल्व्स द एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज नेशनल गैप। अब हमारा नेशनल जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश में, हमने ऐसा कोई भी बनाना है स्टैंडर्ड तो हम किसको फॉलो करेंगे? अब इंटरनेशनल लेवल को,
ठीक है। द इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज कन्वर्ज्ड इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद दोज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब वहां पर था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड कन्वर्ज कर रहा है नेशनल लेवल के साथ, यहां पर नेशनल कन्वर्ज कर रहा है इंटरनेशनल के साथ। बात एक ही है, जब वो इंटरनेशनल कर रहा है तो वो देखता है कि बाकी जगह पे क्या क्या चल रहा है, और जब नेशनल लेवल का बनाएगा तो वो देखेगा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चल रहा है। जब हमने इंटरनेशनल को अडॉप्ट कर लिया तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी देश तो अपने आप उसमें आ गए, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड जब बनाता है तो वो ऑलरेडी सभी कंट्रीज को देख के बनाता है, जो ऊपर हमने पढ़ा इंटरनेशनल लेवल कन्वर्जेंस। क्लियर? हाँ जी, समझ आई? The two aspects are clearly intertwined. The International Accounting Standard Board, देखो intertwined बोल दिया ना उसने, एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वर्क विद द नेशनल स्टैंडर्ड, जब वो करेगा तो नेशनल स्टैंडर्ड की सेटिंग बॉडीज को बुलाएगा इन वन कंट्री to converge IFRS and local generally accepted accounting practices, which has implication for convergence of local GAAP in another country with international accounting standard. तो दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, तभी हम एक सिंगल सेट बना पाएंगे जिसमें कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी आएगी। क्लियर हो गई ये चीज? जब हम नेशनल लेवल पे करते हैं तो हम गैप को ज्यादा फॉलो करते हैं ना, देखो, ठीक है? ओके। यस मैम। इन इंडियन कंटेक्स्ट, अब हम अपने इंडिया की बात करते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वुड कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर ओवर टाइम। इसने लिखा है कि हमेशा के लिए आगे। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में लें तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वुड कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर to develop high quality compatible accounting standards. It would be worth noting here that conceptually convergence of accounting standards is different from adoption of accounting standards. इस बात को ध्यान रखना, अगर हम सीधा ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो अलग चीज है, हमने सिंपल जो उन्होंने बनाया उसको एक्सेप्ट किया और अडॉप्ट कर लिया। क्लियर? समझ आई? आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंस एंड एडॉप्शन? ठीक है, फुल फ्लेज यूज ऑफ IFRS एज इशूड बाय द पब्लिकेशन। अब मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहूंगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए। आप मार्केट गए, वेदर यू आर बॉय और ए गर्ल, आपने एक ड्रेस खरीदी और आपको उसका आउटफिट पूरा आ गया, आपने कहा ठीक है मैंने ऐसे ही ले लिया, तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। आप वो ड्रेस लेके आए, आपको थोड़ी सी उसमें या खुली है या टाइट है या लंबी है, कुछ भी हो सकता है, आपने उसमें ऑल्ट्रेशन करवा ली, तो आपने एक्सेप्ट तो कर लिया उसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर ली अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। समझ आई ये बात? अब यस मैम। जब हम एज इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो अडॉप्शन होती है, और जब हम अपने गैप के हिसाब से, यानी कि अपनी जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से उसको थोड़ा चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। लेकिन उसको ओवर रूल नहीं कर सकते, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज नोटिफाइड अंडर, अब ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी कंपनी एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में पढ़े हैं। जैसे आपको पढ़े हैं, मैं वर्ड क्यों बोल रही हूँ, लिखे गए या नहीं बोल रही, पढ़े हैं का मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए कि आपका क्लासरूम कौन सा है, आपको ये याद होना चाहिए मेरी कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए मेरे घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। पढ़ी है पता होता है ना, कि नहीं पता होता? तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंपनी एक्ट 2013 में कहाँ पड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे? सेक्शन 133 में। ये याद रख लो। कौन सा सेक्शन है हमारा? 133। हाँ,
ये याद रख लो। हैव बीन फॉर्मुलेटेड कीपिंग द इंडियन इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो कन्वर्जेंस ये होती है कि कई बार हमारी लीगल चीज उसको अडॉप्ट नहीं करने देती, क्योंकि हमें सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो करना है ना, हमें अपनी कंट्री के बाकी लॉ को भी देखना है, ठीक है, और एक्ट को भी देखना है। कई बार तो हम उस लीगल एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस हिसाब से बने गए हैं, हमारी इकोनॉमी को देखना है हमने, लीगल एनवायरनमेंट को देखना है, और कन्वर्जेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को भी देखना है, जो इशू किए जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन के द्वारा। ये चीज आप याद रख लो कि हमारे सेक्शन 133 में है, ठीक है, जो बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारी इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, लीगल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, और साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ कन्वर्ज करके उनको बनाया गया है। अब कन्वर्जन पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे लगता है कि आप में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लिख पाओगे? हाँ जी। अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन यू कैन राइट और नॉट। कोई जवाब Yes. नहीं है। Yes, ma'am. हाँ, तो जवाब आना चाहिए ना मुझे। अब आगे पढ़िए राजकुमार जी, आप पढ़िए बच्चे, एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Applicability and scope of INDAS. INDAS are the Indian version of IFRS, which are global standards governing the accounting aspects. These are basically standards that have been harmonized with the IFRS to make reporting by Indian companies more globally accessible. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) in 2015 had notified the companies Indian Accounting Standards Rule 2015, which stipulated the adoption and applicability of INDAS in a phased manner beginning. Ma'am, थोड़ा ऊपर करियो. हाँ, कर रही हूँ। From the accounting period 2016 to 2017. The MCA has since issued 7 amendment rules, one each in year 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, and 22 to amend the original 2015 rules. Following is the timeline of applicability of INDAS. For companies other than the banks, non-banking financial companies, and insurance companies, phase 1. First April 2015 and onwards, application on a voluntary basis for all the companies along with the comparatives. Second, 1st April 2016, mandatory for the following companies. Companies listed or in the process of listing in India or outside India with the net worth equal to or more than 500 crores. Unlisted companies having a net worth equal to or more than 500 crores. Holding subsidiary, joint venture, and associate of the above companies. Phase 2 from 1st April 2017. All the companies that are listed or in the process of listing in India or outside of India that are not covered in phase 1. Unlisted companies with the net worth of rupees 250 crores or above but less than 500 crores. Holding subsidiary, joint venture, and associate of the above companies. In this respect, the following points are to be noted. Companies that are listed on the SME exchange are not required to apply and Indian INDAS accounting standard. Indian accounting standard on a mandatory basis. On the company starts to follow Indian accounting standard, whether voluntary or mandatory, then it shall follow Indian accounting standard for all the subsequent financial statements, even though any of the criteria does not subsequently apply to it. The companies who satisfy the above criteria in accounting year shall immediately apply the Indian accounting standards in subsequent accounting year with the comparatives. The Indian accounting standard shall be applicable on both standalone and
consolidated financial statements. The remaining companies not covered above shall continue to apply the existing accounting standard as notified in the company's accounting standards rule 2006. ठीक है, देखिए अब एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप क्या बोलता है कि हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हैं और उसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब वही होता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। कहाँ हम कह सकते हैं कि आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्या उसके ऊपर अप्लाई करता था कंपनी के ऊपर। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सबसे पहले आप ये देखिए, अभी हमने कन्वर्जेंस में पढ़ा कि जब भी हम कोई अपने लोकल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ उसकी कन्वर्जेंस करते हैं, देखते हैं या तो हम उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं अगर हमारी सिचुएशन के साथ वो कंपैटिबल है, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ, हमारे बाकी के लॉज जो हैं इंडियन के, तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, नहीं तो कन्वर्ज कर लेते हैं। क्लियर है। तो these are basically standards that have been harmonized with, यहाँ पर इसने हार्मोनाइज लिख दिया, ऊपर भी हमने यही किया था। कन्वर्जेंस का मतलब मैंने कहा था फोकस करो हार्मोनाइज्ड को, which have been harmonized with international financial reporting standard टू रिपोर्टिंग बाय इंडियन कंपनीज। अब हमारी एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए बने हैं? इंडियन कंपनीज के लिए। किसकी कन्वर्जेंस में बने हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। और खासकर वो कंपनीज जो ज्यादा ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं, ग्लोबल और कंट्रीज के साथ काम करती हैं, उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसने 2015 में हमारे कुछ रूल्स बनाए। देखो हर एक 2014 के बाद ना कंपनी एक्ट के काफी रूल्स बने हैं और वो उसमें रूल्स काफी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाए हैं। तो यहाँ पर भी इसने बनाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 2015 में कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 बनाए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 याद रख लो, ये जो अडॉप्ट करने हैं which stipulated the adoption and applicability of Indian accounting standard in phased manner beginning from the accounting period 2016-17। 2015 में ये रूल बनाए गए, लेकिन एप्लीकेबल हुए ये 2016-17 से। अभी से अडॉप्ट भी करने हैं और अप्लाई भी करने हैं हर एक कंपनी ने जिसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। तो MCA सिंस इशूड 7 अमेंडमेंट रूल्स, ये आपका MCQ बनता है। पहला कि रूल क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015 इशू किसने किए हैं? मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बता रही हूँ। इशू किसने किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। और कब से अप्लाई हो रहे हैं ये? एप्लीकेबल कब से हैं? फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से। कितनी हाँ, कितनी इसमें अमेंडमेंट्स की MCA ने? देखो हम कोई चीज जब नहीं बनाते हैं, हमें वो अपील नहीं करती है, तो हम उसमें चेंजेस भी करते हैं। आप नए घर में शिफ्ट होते हो, आपको लगता है ये चीज ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो MCA भी वही चीज है, उन्होंने रूल बनाए 16-17 में, फिर उनको लगा कि यहाँ चेंजेस हो सकती हैं, तो धीरे धीरे अमेंडमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक अमेंडमेंट होती हैं, तो इन्होंने अमेंडमेंट की। MCA में 2022 तक आपके 7 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। ये भी आपका MCQ बनता है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और 2 नंबर मिल जाने हैं, आपने सिर्फ 7 याद रखना है। देख लो कितना वो है इंपॉर्टेंट और अच्छा। तो अब देखो कि कहाँ कहाँ आपके 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अपनी उंगलियों पे याद रख लेना। 16 से 7 साल, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 रेगुलर कंटिन्यूटी में है, 7 बन रहे हैं। इसी से आपको याद हो जाएगा कि 7 अमेंडमेंट्स हुई। ओरिजिनल रूल हमारे 15 के थे। ठीक है। अब फॉलोइंग इज द टाइमलाइन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमने पढ़ा था कि एप्लीकेबल कब से है, ठीक है, वो हमने बताना है कहां पर क्या एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले फेज 1 में उन्होंने कहा, जो पहला A पार्ट बता रहा है, इसमें आपने बैंकिंग को नहीं लेना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को नहीं लेना और इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं लेना। इन तीनों को छोड़ के बाकी कंपनीज पे ये कब से अप्लाई हो रहा है? फेज 1, फर्स्ट फेज जब आया इसका 2015, 1 अप्रैल 2015 एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये एक तरह से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि कब हमारे ये रूल्स बने। एप्लीकेशन ऑफ ऑन ए वॉलंटरी बेसिस फॉर ऑल कंपनीज अलोंग विद द कंपैरेटिव्स। तो
क्या बना इस यहाँ पर एप्लीकेबल हुए 1 अप्रैल से, लेकिन यहाँ पर वॉलेंट्री थे। ये रूल्स क्या थे आपके? वॉलेंट्री थे कि हाँ जी आपने अडॉप्ट करने हैं तो करो, नहीं करने तो ना करो। ठीक है, इसलिए किया गया कि पहले कोई भी चीज होती है वॉलंटरी देके देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। हम एकदम मैंडेटरी कोई चीज नहीं कर सकते किसी के लिए। जीएसटी आया, उसमें भी देखिए अभी तक सब चेंजेस चल रही हैं। तो पहले वॉलंटरी बेसिस पे 2015 से कर दिया, फिर अभी हमने पढ़ा कि 16-17 में इसको अप्लाई किया गया, तो 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी कर दिया गया। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी, 2015 में ये अप्लाई तो कर दिया था लेकिन वॉलंटरी था। 1 अप्रैल 2016 में ये मैंडेटरी कर दिया गया। अब मैंडेटरी कौन सी कंपनीज के लिए है पहले ये भी देख लो। कंपनीज लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। लिस्टेड कौन सी कंपनीज होती है? हाँ जी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तो जो कंपनीज आपके इंडिया में लिस्टेड है या इंडिया से बाहर लिस्टेड है या इस प्रोसेस में है कि वो लिस्टिंग में आ रही हैं, यानी कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अभी हुआ नहीं एग्जीक्यूट, और उनकी नेटवर्थ या तो 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो वो कंपनीज को ये स्टैंडर्ड मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2016 से। क्लियर हो गई ये चीज? हाँ जी, क्लियर हो गई बच्चा? अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग ए नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़। अब 500 करोड़ से ज्यादा है आपकी तो कोई भी कंपनी है, कहने का मतलब चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है, उसके ऊपर अप्लाई होने ही होने हैं। इसने 2 में लिख दिया, लिस्टेड को अलग अनलिस्टेड को अलग, पर 500 करोड़ से ऊपर है तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं। इसके अलावा अगर कोई होल्डिंग कंपनी है आपकी या सब्सिडरी कंपनी है या ज्वाइंट वेंचर है या एसोसिएट कंपनी है जो इन 500 करोड़ वाली कंपनी के साथ उसकी रिश्तेदार है, रिश्तेदार समझ गए ना आप, कि चाहे वो उसकी होल्डिंग है चाहे वो उसकी सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, जो भी उसके साथ लिंक्ड है, उसके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। और लिंक्ड इसलिए अप्लाई होते हैं क्योंकि जब हमारी होल्डिंग या सब्सिडरी होती है तो हम एक कंबाइंड बैलेंस शीट भी बनाते हैं, तो अगर वो दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो कॉम्बिनेशन के टाइम कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इनके साथ एसोसिएटेड अगर कोई भी कंपनी है जिसकी 500 करोड़ से ज्यादा वर्थ है उसके ऊपर तो मैंडेटरी है ही है। मान लो उससे कम वाली कंपनी एक और है, ए कंपनी की नेटवर्थ है 550 करोड़, बी कंपनी की है वो 250 करोड़ या 300 करोड़, लेकिन बी ए के साथ लिंक्ड है, चाहे वो उसकी होल्डिंग भी हो सकती है, सब्सिडरी भी हो सकती है, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकती है, एसोसिएट भी हो सकती है, तो ए के बी के ऊपर भी वो अप्लाई होंगे। इसलिए नहीं कि उसकी नेटवर्थ 300 करोड़ है, इसलिए कि वो ए के साथ जुड़ी हुई है। बात समझ आई आपको? हाँ जी, ठीक है। यस मैम। अब ये था फेज 1। फेज 2 आया फिर 1 अप्रैल 2017 में। All companies that are listed or in process of listing in India or outside India are not covered in phase 1। जो फेस मतलब कहने का मतलब ये है, फेज 1 में हमने सिर्फ उन कंपनीज को लिया जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी, अब जो बच गई थी वो फेज 2 में आ गई। क्लियर? हाँ जी, तो यहां पर ये क्लैरिटी होती है कि 2017 के बाद सारी लिस्टेड कंपनीज, चाहे वो इंडिया में लिस्टेड है चाहे इंडिया के बाहर लिस्टेड है या फिर वो उनकी 500 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिस्टेड है तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होंगे, स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे 2017 के बाद। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी बच्चे। यस मैम। अब अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं, हमने यहाँ कहा था अनलिस्टेड में 500 करोड़ का लिया था, यहाँ पर इसने कह दिया अनलिस्टेड 250 करोड़। अनलिस्टेड कंपनी की अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तब, और 500 करोड़ से नीचे है तब उसके ऊपर अप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऑब्वियसली 500 करोड़ से ऊपर तो होगी, 500 से ऊपर हो गए तो अप्लाई होने ही होने हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 500 करोड़ से ऊपर भी है अगर अनलिस्टेड की, लेकिन वो अनलिस्टेड है तो फिर अप्लाई नहीं होंगे।
अगर उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से अबव है बट लेस देन 500 करोड़ तो उसको अप्लाई होंगे। और ये सेम है होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट जो इस कंपनी से लिंक्ड है उसके ऊपर भी ये अप्लाई होंगे। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। अब ध्यान दो इन चीजों के ऊपर जो मैं आप बता रही हूँ आपको। Companies that are listed on SME exchange are not required to apply Indian accounting standard on mandatory basis. SME क्या हमने ऊपर पढ़ा था? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पढ़ा था आपने, याद है कि नहीं? Yes, ma'am. जिसमें हमने कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अलग होता है इनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाता है। तो उनको उनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, उनके स्टैंडर्ड अलग बनते हैं। क्लियर? हाँ जी। Yes, ma'am. अब वो कहता है एक बारी कंपनी ने स्टार्ट कर लिया फॉलो करना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ना, ये तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप करो ही ना फॉलो, फॉलो तो कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है आपके लिए, पर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर आपने एक बार स्टार्ट करना शुरू कर दिया, चाहे आपने वॉलंटरी किया चाहे आपने मैंडेटरी किया, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको वो मैंडेट उसको करना ही पड़ेगा, चाहे आपका क्राइटेरिया फिल हो रहा है या नहीं फिल हो रहा, पर आपको हर साल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार शुरू कर दिए तो करने ही पड़ेंगे। क्लियर? समझ आ गई? Yes, ma'am. अब आगे वो कह रहा है द कंपनीज हु सेटिस्फाई द अबव क्राइटेरिया इन द अकाउंटिंग ईयर शैल इमीडिएटली अप्लाई द Indian accounting standard in subsequent year with comparatives. The Indian accounting standard shall be applicable on both standalone and consolidated financial statement. अब वो कहता है जो अबव क्राइटेरिया हमने ये पढ़े हैं फेज 1 और 2 वाले, अगर कोई कंपनी इस क्राइटेरिया में आती है, किसी मान लो पहले वो इस क्राइटेरिया में नहीं है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही, लेकिन जिस अकाउंटिंग ईयर में वो इस क्राइटेरिया में आ गई, यानी कि उसकी नेटवर्थ अगर लिस्टेड है तो 500 करोड़ से बढ़ गई और अगर अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ से बढ़ गई, तो फिर उसको उसी साल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और बहुत कंपनी जो है उसकी स्टैंड अलोन का मतलब, अगर वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है तो अकेली उसकी अपनी बैलेंस शीट में भी स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे और जो कंसोलिडेटेड बनाओगे उसमें भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब वो कहता है द रिमेनिंग कंपनीज नॉट कवर्ड अबव शैल कंटिन्यू टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एड नोटिफाइड इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स पहले भी थे, वो 2006 वाले थे, फिर 2015 में ये रिवाइज हुए, अब ये 2021 में और भी रिवाइज हुए हैं, वो भी आपकी इसमें नहीं है, शायद आगे आ जाए, ये याद रखना। अभी 15 वाले ही कर रहे हो आप तो 15 वाले ही करोगे, 15 से पहले 6 में थे। ठीक है, जो कंपनीज इस रिमेनिंग जो इसमें कवर नहीं होती उनको कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 में ही अगर वो फॉलो होती हैं तो वही रूल्स वो अपनाती रहेंगे। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. अब आगे आता है नेक्स्ट 4 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इसको पढ़ने के लिए संजीव आप पढ़िए ये। Non-banking financial companies (NBFCs) Phase 1 from 1st April 2018. Listed or unlisted NBFCs. Just hold. Listed or unlisted NBFCs with a net worth of rupees 500 crores or more, holding subsidiary, joint venture and associate companies of the above companies is excluding those that are already covered under the corporate roadmap. Phase 2 में है from 1st April 2019, NBFCs with a net worth of less than rupees 500 crore whose equity or debt securities are listed or in the process of listing on the stock exchange in India.
unlisted NBFCs with a net worth of rupees 250 crores or more, but less than rupees 500 crores. Holding subsidiary, joint venture and associate companies of the above companies, excluding those that are already covered under the corporate roadmap. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बारे में बताया गया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कवर नहीं हो रही थी, तो ये बाद में हुई। कमर्शियल बैंक जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स को फिर एक्सक्लूड किया गया, ये बात आप याद रखना, रीजनल रूरल बैंक्स को एक्सक्लूड किया गया जो, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं इनके ऊपर ये अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 2018 से, आपको डेट याद रखनी है। इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड कोई भी कंपनी है जिसकी 500 करोड़ से ज्यादा वर्थ है उसके ऊपर अप्लाई होगा, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो। होल्डिंग सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज पे भी ये वैसे ही अप्लाई होगा जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं। 4 क्राइटेरिया इसने दिए हैं हर एक में, होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। लेकिन कौन सी अप्लाई नहीं हो रही, एक्सक्लूड किसको किया है यहाँ पर, जो ऑलरेडी हमारे कारपोरेट रोड मैप में कवर हो गई, जो हमने ऊपर कंपनीज वाला पढ़ा था ना, कंपनीज रूल्स वाला, उसमें वो कवर हो गई हैं, तो वो यहाँ नहीं आएंगी। क्योंकि कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कंफ्यूजन होती है कि इसको कंपनी के क्राइटेरिया में लें या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के क्राइटेरिया में लें। अगर आप उसको कंपनी के क्राइटेरिया में ले चुके हो किसी भी वजह से, तो फिर आप उसको यहाँ नहीं लोगे, क्योंकि डबल जगह 2 रूल किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। अब 2019 से क्या हुआ, 18 के बाद, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी जिनकी नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़ थी, हुज इक्विटी और डेट, देखो यहाँ फिर वही सेम क्राइटेरिया हुआ कि अगर लिस्टेड या अनलिस्टेड है, 500 से ज्यादा करोड़ की नेटवर्थ है तो ले ली। यहाँ अब उन्होंने कहा कि अगर 500 से करोड़ की कम है 500 करोड़ से कम की है लेकिन वो लिस्टेड है, तो फिर वो उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। और अनलिस्टेड का भी सेम क्राइटेरिया है, 250 करोड़ से ज्यादा बट 500 करोड़ से कम। बाकी सेम है, होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज को लेना है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट रोड मैप में आ गई है, ऊपर कवर हो गई है, तो फिर उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। In this respect, the following points are to be noted. The Indian accounting standard shall be applied on both standalone and consolidated. ये बात आपने याद रख लेनी है कि standalone यानी अकेली, अगर हम बैलेंस शीट एक कंपनी की बना रहे हैं उस पे भी अप्लाई होंगे, कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तो उस पे भी अप्लाई होंगे। Also नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद द नेटवर्थ ऑफ लेस देन 250 करोड़ शैल नॉट अप्लाई। अब सिर्फ कौन रह गई जो इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये नहीं अप्लाई हो रहे और उनके ऊपर उनकी वॉलंटरी है, उनकी मर्जी है वो इनको फॉलो करें या ना करें। कौन से रह गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, उनको मर्जी है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें या ना करें। अब ये था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी, ये याद रख लेना, बार बार ये वर्ड आ रहा है एक्सक्लूडिंग आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक्स को हमने एक्सक्लूड करना है। इनके ऊपर हमारा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी 1 अप्रैल से, ये 1 अप्रैल 2018 से ये जो है अप्लाई हुए हैं। हाउएवर प्रेजेंटली इट्स स्टैंडर्ड्स डेफर टिल फर्दर नोटिस। हाउएवरली, आगे देखिए, अभी ये इनको डेफर कर दिया गया है, तब अप्लाई कर दिए लेकिन अभी डेफर्ड है आज की डेट में, टिल फर्दर नोटिस, जब तक अगला नोटिस नहीं आता है। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या कह रहा है वो, इंश्योरेंस कंपनीज वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2018-19, मतलब 1 अप्रैल 2018 ही हो गया, विद कंपैरेटिव ऑफ 17-18, पिछली 17-18 की जो कंपैरेटिव बनेगी उसमें भी उनको वो फॉलो करने हैं। द IRDA, अब इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है इंश्योरेंस कंपनीज की, IRDA, पता है या नहीं पता आपको? हाँ जी, Yes. IRDA इंश्योरेंस कंपनीज की रेगुलेटरी अथॉरिटी है
और इन्होंने इनका एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट हमारा 1938 है, उसके सेक्शन 34 में इसने सर्कुलर इशू किया है which mandate insurers to comply with the Indian accounting standards and implementation roadmap issued by MCA। तो अब इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिस ये इशू कर दिया है सर्कुलर कि आप सबको, सभी इंश्योरेंस कंपनी को मैंडेटरी है, जरूरी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे Yes, पास sir. आता है 9.2 स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद कंपैरेटिव प्रोविजंस अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक आपने सिर्फ उसका रोड मैप पढ़ा कि कैसे बनाए जाते हैं, कन्वर्जेंस कैसे की जाती है और कहाँ कहाँ ये अप्लाई होने हैं हमारे इंडिया में, कौन बनाता है, कौन सी बॉडीज होती हैं। अब देखो, मैंने फिर आपको बताया कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उनको दो पार्ट में बांटा है आपके सिलेबस में। एक पार्ट अब इंटर में आप करोगे, जो हम अब शुरू करेंगे, दूसरा आपका फाइनल में आता है। तो जितने इंटर में आपने अच्छी तरह से करने हैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आपने अभी तो इंटर वाले ही करोगे ऑब्वियसली, या फाइनल वाले बाद में करोगे, लेकिन अच्छे से करने हैं। आपके 20 मार्क्स कैरी करते हैं और इसको आप बिल्कुल, इसमें से एक नंबर भी आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 शुरू होता है। इसके लिए मैं बुलाऊंगी निशु। आपने नहीं पढ़ा आज, निशु आप पढ़ो। निशु, निशु। सॉरी मैम, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा है, फिर पॉसिबल नहीं है पढ़ना। अच्छा, ठीक है। और कौन पढ़ेगा फिर? गुंजन, गुंजन है? हाँ जी मैम। गुंजन आप पढ़िए बेटा। Disclosure of accounting policies, accounting standard 1. This standard deals with the disclosure of significant accounting policies followed in preparing and presenting financial statements. Accounting policies refer to specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by an enterprise in preparation and presentation of the financial statements. The view presented in the financial statements of an enterprise of its state of affairs and of the profit or loss can be significantly affected by the accounting policies followed in the preparation and presentation of the financial statements. The accounting policies followed vary from enterprise to enterprise. There are various areas where more than one accounting methods or treatments can be applied. The choice of the appropriate accounting principle and the method of applying those principles in the specific circumstances of each enterprise calls for considerable judgment by the management of the enterprise. Disclosure of significant accounting policies followed is necessary if the view presented is to be properly appreciated. अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो क्या कह रहा है। आपका फर्स्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने ये क्या करना है, वो ये कहता है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन प्रिपेयर एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और उसको प्रेजेंट करती है, उसमें हर एक अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, तो उन पॉलिसीज को हमें डिस्क्लोजर करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement। जब तक आपको प्रिंसिपल पॉलिसी इन सब में फर्क नहीं पता चलेगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से आपको कराया है। तो वो कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप रेफर कर रहे हो और उसको कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो उस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने के लिए। तो फिर आपको किस लिए? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन।
आप जो अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आपने प्रिपेयर भी की, उसको प्रेजेंट भी किया, उसके लिए कौन से प्रिंसिपल को उठाया और उसको किस तरह से अडॉप्ट किया, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने रेफर की। The view presented in financial statement of an enterprise of its state of affairs and of the profit or loss can be significantly affected by accounting policies followed in preparation and financial of। देखो, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो उसमें जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज एक से दूसरी पॉलिसी फॉलो करते हो, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट करता है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करो। द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। अब ये क्वेश्चन फिर आपका बन जाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम नहीं होती, एक कंपनी की और दूसरी कंपनी की पॉलिसी मैटर अलग अलग होते हैं, आपको भी पता है पॉलिसीज अलग अलग होती हैं। देयर आर वेरियस एरियाज वेयर मोर देन वन अकाउंटिंग मेथड ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड। अब ऐसे कई एरिया हैं हमारे पास जहां पर हम एक से ज्यादा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन में ही देखो, हम स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू कर सकते हैं, कितने मेथड हैं डेप्रिसिएशन के। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के कितने मेथड हैं, लीफो फीफो ये वो। तो वो कहते हैं ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहां हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने कौन सी द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल इज स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंटरप्राइज कॉल फॉर कंसिडरेबल जजमेंट बाय मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो अब आपने यही बताना है कि आप कौन सी उसमें से पॉलिसी उठा रहे हो, कौन सा मेथड उठा रहे हो, कौन सा प्रिंसिपल उठा रहे हो, ताकि आपकी मैनेजमेंट की जो जजमेंट की जा सके कि आप किस तरह से अपने प्रॉफिट निकाला है। डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड is necessary if view presented is to be properly appreciated। अगर आप ढंग से दिखाओगे तो ये हाईली अप्रिशिएटेड होता है और आपकी अच्छी स्टेटमेंट्स मानी जाती हैं। नीड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या जरूरत है हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने की? फॉर प्रॉपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से अंडरस्टैंड की जा सके। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू फॉलो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? जो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाल रही है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। बिकॉज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड। हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस और आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज ये चारों इंपैक्ट करती हैं आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी पे, अकाउंटिंग पॉलिसी पे, इसलिए आपको वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। All significant accounting policies followed should be disclosed at one place for the benefit of reader of the financial statement। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिसी हम एक पेज पे दिखा रहे हैं, दूसरी दूसरे पे दिखा रहे हैं, ताकि वो भी हम उसको गुमराह कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, देखते रहो, अपने आप मैच करते रहो। तो वो कहता है ये भी आपने नहीं करना है, आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक ही जगह पे दिखाना है ताकि रीडर एक ही जगह पे सारी पॉलिसीज को पढ़ सके। अब आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर से अभी करवाऊंगी इसको फटाफट से। तो इसके लिए ये नीचे नहीं जा रहा मेरा कर्सर आज नाम पर। सुमित पाल, आप पढ़िए बेटा। Certain सुमित, fundamental accounting exemptions are followed in preparation and presentation of financial statement. Disclosure is necessary if they are not followed. The following have been generally accepted as fundamental accounting exemptions. A going concern. The enterprise is normally viewed as a going concern that is continuing in operation for a foreseeable future. It is assumed that enterprise has either the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scope of operation. B. Consistency. It is assumed that accounting policy are consistent from one period to another. C.
It means that a financial statement too is prepared on mercantile system only. Whenever revenue and cost are accrued, that is recognized as they earn or incurred the record in the financial statement of period to which they related. ठीक है, देखिए वो ये कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है हमारी। सर्टन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर फॉलोड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो कहते हैं कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे गोइंग कंसर्न हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़वाऊंगी। आपको पता है गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी क्या है, कि हमारी एक बारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपना ली वो पीरियड टू पीरियड वही चलती रहेगी। ठीक है। एक्रूवल क्या है, कि हम मर्केंटाइल सिस्टम पर चलते हैं, कैश सिस्टम पर नहीं चलते हैं। तो ये तीनों एजम्पशंस ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं, तो हमें इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हाँ देखो जी मैंने ये दिखा दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि आप ये फॉलो करोगे ही करोगे। हाँ, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तब दिखाने की जरूरत है, इफ दे आर नॉट फॉलोड। ये बात समझ आई? तो गोइंग Yes, sir. कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, इट इज एज्यूम्ड कि आप इसको फॉलो करोगे। देयर इज नो नीड टू प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं। आप अपने पेज भरोगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तब आप बताओ कि हाँ हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। अब आता है एरिया विच डिफर इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एनकाउंटर्ड। अब कुछ एरियाज हैं जहां पर आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग होती हैं और उनको दिखाना जरूरी है। कैसे? देखो, अभी मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हम अलग अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस में किसको लेना है, कितना खर्चा बुक करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 4-5 साल तक चलती है, कब किसको कैसे बुक करना है। इसी तरह ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, जो कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी हम कर रहे थे, फॉरेन करेंसी की आइटम्स को आपने कैसे बुक करना है वो आपने देखना है। इन्वेंट्रीज अभी मैंने बोला लिफो फिफो मेथड होती हैं। गुडविल को निकालने के तरीके अलग होते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग अलग होते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आप अपने एम्प्लॉइज को देते हो उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती हैं। प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से आप बुक करते हो वो अलग अलग तरीके होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करते हो वो अलग अलग तरीके होते हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैसे करते हो। वो कहते हैं द अबव लिस्ट इज एग्जाम्पल इज नॉट इंटेंडेड टू बी एग्जॉस्टिव। सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी और लिस्ट होती है, पर ये एग्जाम्पल तो आपको याद करने ही करने हैं कि कौन सी चीजें हैं जहां पॉलिसीज अलग अलग होती हैं हर एक कंपनी की, और इन सब में हमें डिस्क्लोजर की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद कि हम ये पॉलिसी अपना रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. ठीक है। अब आता है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब सिलेक्ट कैसे करोगे अकाउंटिंग पॉलिसी को, कि कैसे हम किस चीज को लेके हम सिलेक्ट करते हैं। द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द एंटरप्राइज इज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक मिनट, हेलो, क्लास में हूँ, 5 मिनट में करो, थोड़ी देर के बाद करती हूँ। हाँ जी। So, the primary consideration in the selection of accounting policy by the enterprise is that financial statement prepared and presented on the basis of such accounting policies should represent the true and fair picture. देखो, जब आपने accounting policy को चूज करना है कि हम कौन सी तरीका अपनाएं, तो पहला कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए कि मैं कौन सी पॉलिसी अपनाऊं जिसको अपना के मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएं। ठीक है। और बैलेंस शीट जो है ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए। और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो मेरी ट्रू परफॉर्मेंस को दिखाए। तो मेजर कंसिडरेशंस गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आप कौन सी चीजों को कंसीडर करोगे जब आपने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाना है। तो पहला पॉइंट है प्रूडेंस, पहले मैं पॉइंट ही बता रही हूँ सिर्फ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। ठीक है। ये 3 आपने ध्यान चीजें देनी है जब भी किसी चीज, ये आपका एमसीक्यू भी बन रहा है।
कि कौन सी चीजों को आप ध्यान रखोगे जब आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहे हो। तो प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी एक एमसीक्यू बन गया आपका। अब आगे आता है प्रूडेंस है क्या। इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू फ्यूचर इवेंट, profits are not anticipated but recognized only when realized। प्रूडेंस आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्या होता है कि हम डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट मेक प्रोविजन फॉर आर लॉसेस।